नमस्कार, मैं हूँ सार्थक। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 एंड आज हम थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल है सर आपसे। टीएमसी सांसद सयानी घोष को बंगाल की जनता ने गद्दार और चोर कहकर भगाया। इन भागी सांसदों का क्या होगा? और सर, सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी बंगाल की जनता सड़क पर है। चल क्या रहा है बंगाल में? देखिए सार्थक, टीएमसी की सांसद सयानी घोष जो है ये बागी सांसदों में एक है। जो 20 सांसद टीएमसी से अलग हुए हैं उन 20 में एक सयानी घोष है। सयानी घोष ममता बनर्जी के बहुत नजदीक मानी जाती थी। हवाई चप्पल में यह भी उनको देख करके चलती थी, ममता बनने की कोशिश करती थी और सबसे विश्वसनीय सांसदों में एक थी सयानी घोष। लेकिन इन्होंने धोखा दे करके टीएमसी से और अलग हो गई, बागी गुट के साथ जा चली गई। अब ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन भाजपा के लिए अब ये लोग बहुत प्रेरित है कि भाजपा के साथ ये लोग रहेंगे गठबंधन में, एनडीए के। इन लोगों ने साफ कहा है कि एनडीए को हम समर्थन करेंगे। अब ऐसे में कल हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में एक डिस्कस किया था। वो बंगाल के अंदर एक घटना घटी थी। 11 वर्षीय एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया था कुछ लोगों ने और बोरी में भर करके तालाब में फेंक दिया था। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। आज जो खबर आई है अपने पास, अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उस रिपोर्ट में यह आया है कि उसके पेट में बच्ची के पानी पाया गया। इसका मतलब तालाब में फेंका गया जब, तो वह जीवित थी, इसी के लिए उसके अंदर पानी पाया गया। तो इसको लेकर के ममता बनर्जी पीड़िता से जाकर के मिलने वाली थी, उस पीड़ित के परिवार से मिलने वाली थी। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तीन गाड़ियां पुलिस की भर करके उनके सिक्योरिटी में लगा दी गई कि घर के बाहर ना निकल पाए और बैरिकेड बड़े बड़े लगा दिए गए। कालीघाट में जहां रहती है ममता बनर्जी, वो अपने घर पे सरकारी बंगले में नहीं रहती है, वहां उनको नजरबंद करिए। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को बेकर किया। अब बड़ी आम सवाल है, आपने कहा कि सयानी घोष को जनता गद्दार कर रही है। टीएमसी से जो के चुनाव चिन्ह पे इन्होंने चुनाव लड़ा था और टीएमसी छोड़ करके यह दूसरे बागी हो गई। ऐसे में वहां के लोगों ने जब यह गई और ममता को हाउस अरेस्ट कर ले गया, सयानी घोष गई, तो वहां पर लोगों ने इनको गद्दार चोर बोल करके नारे लगा रहे थे और यह कह रहे थे कि कितने में बिकी, या इन शब्दों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे कि कितने में बिके और गद्दार हो तुम लोग, चलो भाग। वह मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रुकी, उनको वहां से भागना पड़ गया, नहीं तो उनके ऊपर हमले भी हो सकते थे। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सीएम बने हैं। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के ही हैं, टीएमसी से ही गद्दारी करके गए हुए हैं भाजपा में और इस वक्त वो मुख्यमंत्री बने हैं। शुभेंदु अधिकारी 4 जून को जब से रिजल्ट आया उसके बाद में सरकार बन गई, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने अभी सरकार चलाना शुरू ही नहीं किया। सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ टीएमसी के लोगों को पीट रही है और प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में जनता अब सड़क पर है। यहाँ पर सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के अंदर एक क्रूरता को जन्म दे दिया है। ममता बनर्जी के लोग साथ में जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं और जनता के अंदर इसका आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में आज जो जनता सड़क पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उठी थी कि आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो, अभी तक आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, इन चीजों को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने एक आश्वासन दिया आधिकारिक तौर पर कि हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करेंगे जो भी अपराधी है और उसको सजा होगी। लेकिन जनता को, पब्लिक को भरोसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक जानती है कि इन्हीं के लोग हैं, वह दरिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा और यह आक्रोश बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ रहा है और उन बागी सांसद और विधायकों को जो टीएमसी से टूट के गए हैं, बागी हुए हैं,
उन लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही है कि वह लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। वहां से हम लोगों को जो शिवाजी वर्मा ने जो बिहार भी देखते हैं और बंगाल को भी देखते हैं, शिवाजी वर्मा उस जगह पर मौजूद थे आज जहां पर यह सयानी घोष के साथ हुआ। चूंकि शिवाजी वर्मा का यह कहना है कि चाहे बागी 58 विधायक हो और चाहे वह 20 सांसद हो, इन लोगों का अपने घर में रहना दुश्वार है। इस हद तक जनता उनसे नाराज है उनके क्षेत्रों में। ममता बनर्जी को लेकर के अभी भी चाहत लोगों के अंदर है। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ममता बनर्जी को 41.5% का वोट प्रतिशत मिला था चुनाव में, 41.5%, यानी कि बंगाल की 41.5% जनता साथ है। इसमें 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब वोटर्स होते हैं, यानी कि जनता है तभी तो वोट दी है ना ममता बनर्जी को। भले चुनाव हार गई तो क्या हुआ। तो ममता बनर्जी बहुत भारी पड़ सकती है, एक चुनौती बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जनता ममता बनर्जी के साथ अब सड़क पर उतरना शुरू कर चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है। इन सब वजहों से भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी सड़क पर उतरने की तैयारी करे। अब जब सयानी घोष जैसे लोगों को गद्दार शब्द से का इस्तेमाल होने लगा उनके लिए और उनको लोग चोर बोल करके भगाने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है और अब ममता बनर्जी एक चुनौती बन जाएंगे और ममता बनर्जी को कांग्रेस का पूरा भरपूर सहयोग और साथ मजबूती से वहां मिल रहा है, सड़क तक मिल रहा है। जी सर तक। जी सर, इसी से मेरा आपसे दूसरा सवाल है। राम मंदिर चोरी हुई, ठीक है, इस्तीफा से चोरी खत्म हो जाएगा या चोरी का खेल अब शुरू हुआ है? देखिए सर तक, राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म होता जा रहा है। कल भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कि बैठक हुई, कमेटी की बैठक होने के बाद में चंपत राय जैसों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। विश्व हिंदू परिषद निकल करके बाहर आ गया और इनके गिरफ्तारी का मांग कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ा हुआ था और ऐसे में जो, जैसा आपने कहा कि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई तो इस्तीफे से खत्म हो जाएगा या चोरी का खेल, या चोरी का खेल यहीं से शुरू होगा। असल खेल अब शुरू होगा। अभी तो हजारों करोड़ जो चोरी हुआ वो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। और एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार, वह रिपोर्ट सरकार के नुमाइंदों ने किया है, रिपोर्ट सर्वे किया है। 86% देश की जनता उन भाजपा के खिलाफ हो गई है, भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ 86%। इतिहास में पहली बार किसी सरकार और किसी व्यक्ति के खिलाफ 86% का नाराजगी है देश की जनता के अंदर। इसके पहले आज तक आजादी के बाद से ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ 86% की नाराजगी हो। इसका मतलब ही है कि राम मंदिर से जुड़े हुए और जो आस्था राम में रखते हैं हिंदू धर्म से संबंधित लोग, उनके अंदर यह अब भावना आ गया है कि यह लोग जो हिंदू की बात करते हैं या मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं, यह असल में चोर डकैत लोग हैं। यह मंदिर में भी चोरी कर सकते हैं तो देश भी बेच सकते हैं। यह भावना लोगों के अंदर है। बहुत लोगों से बातचीत हो रही है जो उत्तर प्रदेश से हम लोग के पास के भारती के रिपोर्ट के अनुसार जो खबर हम लोग के पास आगे आई है। आज अयोध्या के अंदर भी जाकर के क्या नाम है कि वहां से हम लोगों के टीएफटी इंडिया न्यूज 24 के लोगों ने रिपोर्ट भेजी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। वहां के आम जनता के अंदर यह भावना आ गई है कि इनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना है, जो हमेशा इनको वोट देते थे। बहुत सारे तथ्य और सबूतों के आधार पर हम लोग यह बात बोल रहे हैं। हम लोग हवा हवाई में नहीं बोल रहे, सबूत के साथ हम लोग बोल रहे हैं, आम जनता की राय के अनुसार। अब महत्वपूर्ण यह है कि चंपत राय ने एक खत लिखा है। अब चंपत राय को जिस तरह से ठिकाने लगाया गया है,
चंपत राय इतना हजारों करोड़ रुपया खुद गमन कर जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। यह लाजमी है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पैसे गए हैं, दिल्ली हेडक्वार्टर तक भी आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसे लीपापोती करने की शुरुआत की गई है। अब इसमें गिरफ्तारी करने के लिए आरएसएस का साफ अल्टीमेटम है कि गिरफ्तारी करोगे तो आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी से। अब मोदी सरकार बचाए या आरएसएस को बचाए, गिरफ्तार करते हैं तो आरएसएस खत्म हो जाएगा और नहीं करते हैं तो मोदी खत्म हो जाएंगे। बीच राह पर आ गया है। अब इस पर बैठकों का दौर शुरू है कि इसे लीपापोती करके खत्म किया जाए। ऐसे में भूपेंद्र यादव जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मोदी के बहुत मतलब अहम सहयोगी हैं, उनके 4 अधिकारी, पर्सनल सेक्रेटरी को, सचिव को रातों रात इस्तीफा ले लिया गया है। यानी कि सरकार अब बहुत गंभीर हो गई है। वही भूपेंद्र यादव थे कि टीएमसी के 20 सांसदों को उन्होंने ही तोड़ा था, उन्हीं के घर में बैठक हुई थी, पूरे तस्वीरों के साथ प्रूफ है, तस्वीरों के साथ प्रूफ है हम लोग पास कि उन्हीं के घर में बैठ करके तोड़े गए सबको, लेन देन की बातें हुई। कहा जा रहा है कि 50 करोड़ तकरीबन एक सांसदों को दिया गया, वहीं से सब कुछ आधार बना था। अभी तक उन लोगों को मान्यता नहीं मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। राम मंदिर के नाम पर सत्ता पे तो आ गई, लेकिन जब से राम मंदिर बना, लोकसभा चुनाव 2024 का भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के आसपास की सभी सीटें हार गई। वाराणसी के अंदर, काशी में, वहां तोड़फोड़ करके वहां क्या नाम है कि कॉरिडोर बनाने की कोशिश की गई, लोग खून के आंसू रोए, जमीनें छीन ली गई, पैसा नहीं दिया गया और लोग परेशान हैं। वहां अलग अलग तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं, लोगों के मकान टूट गए, घर टूट गए, मंदिर टूट गए। वहां पर भी नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार चुके थे। यह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का बयान है, सोशल मीडिया पर उसी दिन वायरल हुआ था। मोदी जीते नहीं, जिताए गए हैं। तो वाराणसी के आसपास के भी सीटें हार गए, यानी कि जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर के पास तक, मिर्जापुर के पहले तक, यानी कि जैसे पूरा सर्कल जो 5-7 सीटें हैं, मोदी छोड़ करके और कोई नहीं जीता। अजय राय मोदी के खिलाफ थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। अजय राय 25,000 वोटों से आगे चल रहे थे और अचानक वेबसाइट बंद होता है और ये होता है कि मोदी 1,52,000 मतों से जीत गए। कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात थी, महत्वपूर्ण नेता थे, उनकी हार अच्छी नहीं होती है। कांग्रेस के ये संस्कार रहे कि मजबूत नेता के सामने मजबूत नेता नहीं उतारती है, जो पार्लियामेंट में उन्हें आना चाहिए, ऐसा सोच है। अब इन लोगों को मंदिर रास नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिर के वजह से इन लोगों को सत्ता हाथ आया उसी आंदोलन से। अब यह बहुत लंबा दशक, कई दशक तक लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, राम मंदिर का कस्में खाई कि मंदिर वही बनाएंगे, अलग अलग तरीके से। हालांकि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाने में कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ने तोड़वाए थे। वहां पर पूजा शुरू कांग्रेस ने करवाए थे, वहां पर मंडप पड़ा था तो कांग्रेस ने सब करवाए थे, लेकिन सारा श्रेय इन लोगों को मिला। कांग्रेस अगर नहीं चाहिए होती तो आज राम मंदिर नहीं बन पाया होता। लेकिन यह अलग बात है, यह लोग हाईलाइट में रहे, वह हाईलाइट में नहीं रहे, वह अपना काम करते थे लेकिन उसका गुणगान नहीं करते थे। अब नरेंद्र मोदी सत्ता में तो आ गए राम मंदिर के नाम पर, लेकिन अब राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है, वह उल्टा दांव पड़ गया है। अब दांव उल्टा पड़ गया है तो अब आरएसएस पूरी तरह से उस पर हावी हो गया है। आरएसएस का हावी होने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी उसको हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, और जब तक उसे जेल में नहीं डालेंगे जनता का गुस्सा नहीं शांत होगा। और 5 से 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इंडिया गठबंधन को बैठे बैठाए एक मौका मिल गया और यहाँ पर कांग्रेस मजबूत हो रही है। समाजवादी पार्टी को जो फायदा मिलना चाहिए था, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से चुप हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है, और कांग्रेस हर जगह पर अपना पूरा स्टैंड लेकर के सड़कों पर है। कांग्रेस के कैडर पूरे सड़कों पे है। जो प्रभारी इस वक्त नियुक्त किया है कांग्रेस ने, वह दलित से आते हैं, समाज से, वह पूरी तरह से एक्टिव है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए अब
इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। और कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी का अगर होता है उत्तर प्रदेश में, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि गठबंधन होगा, अखिलेश यादव के पास इसके अलावा रास्ता भी नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एसआईआर के तहत काटा हुआ वोट भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता जब नाराज होती है ना, और जनता हराने के लिए वोट करती है, तब फिर मुश्किल होता है। जनता किसी को जिताने के लिए वोट करती है तब संभावनाएं नहीं होती, लेकिन हराने के लिए वोट करती है तब संभावनाएं हार की ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वह गाजीपुर जौनपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वह आपका आजमगढ़ हो, चाहे वह गोरखपुर का क्षेत्र हो, कुशीनगर हो, गोंडा हो, बस्ती हो, लखनऊ हो, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, इन सभी एरिया को लेकर के आप अगर देखें तो एक आक्रोश पनप रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और खास करके मोदी को लेकर के और आक्रोश। योगी आदित्यनाथ बहुत बुरी तरह से इस मामले में फंस गए हैं। वो गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाम से उनको पूरा फुल फॉर्म अगर कहे तो उस नाम से उनको संबोधित किया जाता है। तो यहां पर वह चुप हो गए, एसआईटी रिपोर्ट को उन्होंने दबा दिया, तो उनको लेकर के भी एक गुस्सा है। इस बीच एक खबर यह निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े करने की तैयारी चल रही है, कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड और क्या ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बांट दिया जाए। इस बार जो पार्लियामेंट सेशन आ रहा है 20 जुलाई से वह शुरू होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तो दिल्ली के अंदर यह पार्लियामेंट सेशन बड़ी महत्वपूर्ण होगा। 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण होगा, वह भी बहुत देखने वाला बात होगा कि उसमें आखिर उनका बयान क्या होता है। इस बार का पार्लियामेंट सेशन बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम मंदिर में चोरी हुई है और 86% जनता इनके खिलाफ हो गई है। तो कुछ न कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी जिससे चौंकने वाली बात होगी। जी सर। जी सर, मेरा तीसरा सवाल है आपसे। संकट देखिए, अभी जो चुनाव आयोग है और मोदी जी हैं, दोनों प्रॉब्लम में है। बीजेपी को चुनाव आयोग का एसआईआर उल्टा पड़ा क्या? भाजपा वाले लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। सार्थक, यह चीज कर्नाटक से आया है निकल के हम लोगों को। कर्नाटक और हैदराबाद पूर्णिमा नाम की रिपोर्टर हम लोग को देखते हैं। क्या जो रिपोर्ट आया है वह बहुत चौंकाने वाला है। एसआईआर तेलंगाना कर्नाटक में भी चल रहा है, वहां भी चुनाव आने वाले वक्त में 2027 समाप्त होते ही वहां पर चुनाव है, और 3 महीने का डिफरेंस रहता है। कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव में 3 महीने का था। कर्नाटक का पहले होता है, 3 महीने बाद तेलंगाना का चुनाव होता है। तारीखों का उसका चुनाव का टाइमिंग होता है। इस बीच एसआईआर आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर इसमें चल रहा है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में 29 में आंध्र प्रदेश का चुनाव है, 28 में तेलंगाना और आंध्र का है। एसआईआर शुरू हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया जो बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में अपनाया गया, भारतीय जनता पार्टी उसी से चुनाव जीती एसआईआर के माध्यम से, कि विपक्ष के वोट को काट करके, और भारतीय जनता पार्टी के डुप्लीकेट वोटर, डुप्लीकेट को आप समय मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने अपने कार्यक्रम में भी जिक्र किया था। डुप्लीकेट वोट का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति का जैसे लखनऊ में वोट है और वह दिल्ली में भी डालेगा, दिल्ली में है हरियाणा में भी जाकर के डाल रहा है, तो इस तरह के इसे डुप्लीकेट वोटर कहते हैं, कि यहां भी डालेगा वहां भी जाकर के डालेगा। चुनाव जो होता है 2 चरण 3 चरण में होता है। एक चरण में जैसे लखनऊ में हुआ तो दूसरे चरण में कानपुर में होगा, तो लखनऊ वाला कानपुर भी जाकर के वोट डाले, तो डुप्लीकेट वोटर ज्यादा पैदा किए एसआईआर के तहत। अब यह काम कर्नाटक में नहीं कर पा रही है, तेलंगाना में भी नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग के वह सारे डिटेल्स हम लोग के पास प्रूफ के तौर पर हैं, हम लोग के चैनल के पास, जो एक घर के अंदर एक 10 बाई 10 के कमरे में 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोगों का वोटर कार्ड है। ऐसे अनगिनत रिपोर्ट हम लोगों के पास में आधिकारिक तौर पर है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग ने खुलेआम इसको किया। अब कर्नाटक के अंदर यह काम नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग, क्योंकि बीएलओ रैंक के जो अधिकारी हैं, जो आम लोगों के घर जाते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और फॉर्म को अपलोड करते हैं,
बीएलओ जो होते हैं स्कूल के शिक्षक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वह राज्य सरकार के अधीन होते हैं। राज्य सरकार का निर्देश उनके लिए बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पर कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो है मुख्यमंत्री, पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी भी प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री भी बन गए। वही सिद्धरामैया 2.5-3 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी उसके बाद में डीके शिव कुमार बने हैं। तो अब डीके शिव कुमार ने शिकंजा कस दिया है, कोई गड़बड़ नहीं होगा, हर किसी को डॉक्यूमेंट ले आकर के दर्ज कराना पड़ेगा तो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो डुप्लीकेट वोटर का खेल खेलती थी नहीं खेल पा रही है और फर्जी डॉक्यूमेंट से नाम नहीं चढ़वा पा रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं, अब यह लोग मुश्किल में पड़ गए हैं कि नाम चढ़वा ही नहीं पा रहे। और डीके शिव कुमार कह रहे हैं, बयान आया आधिकारिक तौर पर, उनका कहना है कि भैया आप परेशान मत होइए, नाम सबका चढ़ेगा लेकिन डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। अब जब गड़बड़ नहीं कर पा रहा है तो चुनाव आयोग परेशान है कि अब क्या करें। नियम उसी ने बनाया, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, भारतीय जनता पार्टी भी कोर्ट में नहीं जा सकती क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल उदाहरण है उसके पास में और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब डीके शिव कुमार ने शिकंजा कस दिया है। इसका मतलब यह है कि साउथ में भाजपा का दाल नहीं गलने वाला है और साउथ में फिर अब दोबारा भाजपा का कभी सरकार नहीं आने वाला है, यानी कि साउथ से पूरी तरह से साफ हो जाएगी भाजपा, यह तय है। जी सार्थक। हाँ, मैं एक चीज और सार्थक कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि भाजपा वाले लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं, भाजपा के उन्हीं मंत्रियों का बयान आया है आधिकारिक तौर पर, वो क्लिप्स भी है आपके पास। उनका कहना है कि हम सरकारी लीगल एक्शन करेंगे। लीगल एक्शन का मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट जाएंगे तो पहले से हुआ है तो वहां तो सरकार कह रही है कि डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, अपना नाम चढ़ाओ, डॉक्यूमेंट नहीं है तो नाम नहीं चढ़ेगा। तो उसके मार्फत इन लोगों की परेशानियां बढ़ रही है कि इनके पास कागजात तो है नहीं, क्योंकि सब अनपढ़ हैं। भाजपा में सबसे ज्यादा अनपढ़ भाजपा में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और यही क्या ना कि उसका रहनुमा बनते हैं। जी सर तक। जी सर, इसी से मेरा आखिरी सवाल है सर आज का। एनडीए की बगावत बढ़ रही है, नायडू चिंतित है, इंडिया गठबंधन का क्या प्लान है जो एनडीए में बगावत होने लगा? देखिए सार्थक, इंडिया गठबंधन के पास कुछ बचा नहीं है। इंडिया गठबंधन टूट चुका है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन के पास 214 सांसद बचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन उन 214 सांसदों को एकजुट रखना चाहता है। वह 214 अगर एकजुट हो जाते हैं तो एनडीए गठबंधन के पास जो 318 सांसद हैं वह किसी काम के नहीं रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं होगा, उससे मोदी का सपना पूरा नहीं हो सकता। और एनडीए में जो बगावत बढ़ रहा है और नायडू जो चिंतित हो रहे हैं, अभी हम लोग जो चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर के डिस्कस किए, उस एसआईआर पर जो जगन मोहन रेड्डी मुख्य विपक्षी पार्टी आंध्र प्रदेश के हैं वह बहुत हावी हो चुके हैं। इससे चंद्रबाबू नायडू का आने वाले चुनाव में चुनाव जीत पाना मुश्किल हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग जगन मोहन रेड्डी को मिल रहा है। इसलिए जगन मोहन रेड्डी चिंतित है और नायडू चिंतित है। और दूसरा, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जिस तरह से पकड़ बना रही है, केरल में सरकार आ गया, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है, यानी कि पूरे साउथ में आंध्रा छोड़ करके कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ गया है। अब आंध्रा के अंदर भी कांग्रेस का शर्मिला रेड्डी जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की क्या नाम वो है बेटी है, और वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे क्या जब आंध्रा और तेलंगाना दोनों एक में था। अलग होने के बाद तो राज्य बदल गए, उसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस की कभी सरकार नहीं आई। अब कांग्रेस की सरकार है, 10 सालों बाद कांग्रेस की सरकार आई। तो ऐसे में शर्मिला रेड्डी को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस ने दिया है और वह वहां पर तैयारी उनकी बहुत ज्यादा हो रही है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक भी आने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से भी जाकर के मिले थे और कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार से भी मुलाकात की। वह विजय थलापति से भी, तमिलनाडु के सीएम से भी मिले थे, जो राहुल गांधी के बहुत एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं। आज से नहीं, 1999
1999 के आसपास से वह दोस्ती बरकरार रही, इस तरह की बात कही जाती है। इसके ठोस सबूत तो अपने पास नहीं है, लेकिन एक बहुत पुराना तस्वीर राहुल और विजय थलापति की सामने आती है। बहुत सारे कार्यक्रमों में वह तस्वीर देखने को मिला है। लेकिन एक चीज तो तय है कि चंद्रबाबू नायडू को यह समझ आ गया है कि साउथ में अब भाजपा का वर्चस्व नहीं बचेगा, तो इसके लिए वह नजदीक जा रहे हैं। दूसरा कि एनडीए में बगावत इसलिए भी हो रहा है कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार नाराज। नीतीश कुमार अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पास गए हुए थे, उनके घर पर, और उनको जाकर के बोले कि आप आइए और बैठक है और बैठक में आप शामिल होइए। यानी कि एक बड़ी रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, कुछ तो प्लान तैयार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री को लेकर के जो जेल में डालने का, 30 दिन अगर जेल में रहे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, इस तरह का जो कानून ला रहे चंद्रबाबू नायडू उसके खिलाफ है और मोदी को लाना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी की सरकार गिरानी है, सरकार बनानी है या उसको डरा धमका के रखना है, तो वो ऐसा कानून होना जरूरी है। तो उसके लेकर के अल्टीमेटम दे रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन एक ऐसे रणनीति पर काम कर रहा है कि मंदिर का जो चंदा चोरी और 86% जनता जो इनके खिलाफ हो गई है, इसका बेनिफिट, फायदा उठाना चाह रहा है आम जनता के बीच और अपने आप को एकजुट रखना चाह रहा है। तो इससे डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन और मुख्यमंत्री का यह कानून, 3 कानून जो है वह पास होता हुआ नजर नहीं है। और पास नहीं होगा तो मोदी के लिए चुनाव जीत पाना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर चुनाव आयोग का सारा प्लान फेल हो रहा है, साउथ में वह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत तो है। और एनडीए गठबंधन ऐसे में मोदी का साथ भी छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन का प्लान हिट है, सोनिया गांधी भी इसमें अब सक्रिय हो चली है। और राम मंदिर ने बहुत एक ऐसा प्लस पॉइंट और एक ताकत दे दी है इंडिया गठबंधन को कि अब उम्मीदें उसकी बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि वह उम्मीद किस हद तक पूरी होती है। जी साहब। जी सर, इसी के साथ हमारा डिस्कशन आज यहीं खत्म होता है। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने ज्वाइन किया। एंड मैं हमारे सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो पर लाइक करें और अपना ओपिनियन प्लीज कमेंट में शेयर करें। हमारी जो टीम है वो कमेंट चेक करती है रेगुलरली, एंड श्याम गिरी जी भी चेक करते हैं आपके कमेंट्स।